खेती होती है, बीज बोए जाते हैं, फसलें लहलहाती हैं और फिर कटता है अनाज। और इस पूरी मेहनत के बाद अगर उस अनाज का, फलों का या सब्जियों का सही तरीके से भंडारण ना हो तो वो आप कृषकों को आर्थिक रूप से आपकी मेहनत का फल बिल्कुल नहीं दिलवा पाती। इसीलिए हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिसके इस्तेमाल के बाद कृषक अपने फलों और अपनी सब्जियों का इस तरीके से भंडारण कर सकते हैं कि जब वो बाजार में उसे बेचने के लिए जाएं तो उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले और आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से सशक्त हो जाएं। क्या है भंडारण का वो तरीका? आइए आपको दिखाते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा संबंध ये है कि आप आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं, कैसे अपनी उपज की सही कीमत दे सकते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि किसान की सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार में उसका दखल ना के बराबर होना। बाज़ार पर पूरी तरह बिचौलियों का एक कब्ज़ा होता है और वो आपकी उपज को मनमाने दामों पर ख़रीदता है और उसके बाद जब समय होता है उसके पास में 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उसे बड़ी कीमत पर बेचता है। अगर आपके पास में ऐसा साधन हो, अगर आप ऐसा कर सकें कि स्टोरेज की क्षमता आपको मिल जाए, आप अपने उत्पादन को अपनी इच्छानुसार अपने पास रोक सकें, तो ज़रूर बाज़ार में आपकी भूमिका कहीं बड़ी होगी। आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी, जो भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। तो स्वागत डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी आपका प्रोग्राम कृषि दर्शन में। और ये बहुत ही ख़ास जानकारी जो आप आज देने वाली हैं किसान बहनों भाइयों को। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो एवापोरेटेड कोल्ड स्टोरेजेज हैं ये हैं क्या? ये एक इवेपोरेटिव कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर है। जिस तरह घड़े में पानी ठंडा होता है बिना बिजली के, हम फ्रिज नहीं यूज़ करते, रेफ्रिजरेटर नहीं करते, लेकिन घड़े में पानी ठंडा करते हैं और पीते हैं, ये उसी तरह का स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो बिना बिजली के अंदर ठंडक पैदा करता है। और थोड़ी सी ठंडक, कम टेम्परेचर और थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बढ़ जाती है इसमें। इसकी वजह से इसमें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, फल सब्जी, ये ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो आप स्टोरेज या स्टोर हाउस दे रहे हैं किसानों को, इसमें बिजली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, इसमें बिजली की ज़रूरत नहीं है। और ये कहाँ लगा सकता है किसान? ये किसान अपने खेत में लगा सकता है, चाहे तो अपने घर का एक हिस्सा बना सकता है इसको। ये एक कमरे के रूप में है, एक कमरा ही है पर थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का कमरा है। तो वो कहीं भी बना सकता है, अपने खेत में बनाना चाहे बना सकता है, घर में बनाना चाहे बना सकता है। तो उसकी जो क्षमता होती है, उसका आकार वगैरह कुछ आपने तय किया है? हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरह का है कि ये 2 टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख सकते हैं इसमें। और ये 10 फीट बाय 10 फीट बाय 10 फीट का कमरा है, इतना साइज़ है इसका। और इसमें एक स्पेशल प्रिंसिपल है। तो किन चीज़ों को उसमें या कोई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो कमरा है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, या ये तरीका ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है? किन मौसम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और कोई ख़ास फसल है जिसके लिए ज़्यादा ये कामयाब होता है? बिल्कुल, ये कमरा चूँकि ये घड़े जैसा है तो इसलिए जिस मौसम में घड़े की ज़रूरत है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी में हम घड़ा अच्छे से पानी ठंडा करता है, उसी तरह ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत फ़ायदेमंद है। जब बहुत गर्मी है और बाहर की आर्द्रता बहुत कम है, हॉट एंड ड्राई सीज़न में, माने उन इलाकों में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ये सबसे ज़्यादा काम है। और विंटर्स में भी ये काम है, मतलब इसका काम आता है। सो राउंड द ईयर यूटिलाइजेशन है एक तरह से इस कमरे में। आप पूरा साल आप जो ग्रो करते हो अपने यहाँ, फार्मर किसान अपने यहाँ जो भी बनाता है, लगाता है, वो इस कमरे में रख सकता है। तो इस पर हमने पूरी स्टडी करी है और इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, तो कहीं किसानों ने इसको कहीं बनाए हैं, ऐसे स्टोर हाउसेस बनाए हैं और वहाँ काम कर रहे हैं? हाँ जी, ये ऐसा एक कमरा पहले तो सिफेट में बना है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना, वहाँ बना हुआ है। और ये कमरा मोगा में एक किसान ने अपने खेत में बनाया है। और अब ये अजमेर में ऐसे 5 कमरे बना रहे हैं, नाबार्ड ने सैंक्शन किया। मतलब धीरे धीरे किसान इसको हाँ, इसको बैंक इसके लिए कर्ज देते हैं किसानों को? हाँ जी, वैसे तो इस कमरे का खर्च ज़्यादा नहीं है। जैसे आप एक कमरा ऑर्डिनरी बनाना चाहो तो कितने में 25,000 30,000 में कमरा बनता होगा, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के आप 50,000 में ये कमरा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो अगर फार्मर के पास इतना पैसा है तो वो बना सकता है, या एक कम्युनिटी स्टोरेज टाइप का हो सकता है कि 3-4 लोगों ने मिलके बना लिया।
मतलब ये पैसा बैंक से भी कर्ज भी ले सकते हैं और बैंक इसको आसान किस्तों पर दे देता होगा। बिल्कुल, हाँ जी। और दूसरा ये कि वो चाहे तो अपने आप एक कम्युनिटी कोल्ड स्टोरेज टाइप का बना ले। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कोई सीमा है कि ये फसलें ही इसमें रखी जा सकती हैं, ये नहीं रखी जा सकती? जिन फल और सब्जियों को कम टेम्परेचर एंड ज़्यादा आर्द्रता चाहिए वो आराम से इसमें रखी जा सकती हैं। जो सूखे में सब्जियां खराब होती हैं, जैसे हमने देखा है कि सूखे में आप खेत से काट के खेत में ही रख दो तो 2 दिन में एक दिन में ही सब्जी सूख जाएगी, वहाँ तो फिर आपकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो है। अब इवन जो सब्जी बाज़ार में बेचते हैं, गर्मियों में बेचते हैं, तो कैसे बेचते हैं उनको? ऐसे तो सूखती रहेगी, तो उस वो बोरी रख के उस पर गीला पानी डालते रहते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको गीला करते हैं ताकि वो गीली रहे, और इसलिए वो नहीं सूखेगी, अदरवाइज नॉर्मली वो सूख जाएगी। तो इसलिए इस कमरे में हम सब्जी पे पानी नहीं छिड़क रहे हैं, लेकिन कमरा इस तरह से ठंडा कर रहे हैं कि जो सब्जियां इसमें रहें वो थोड़ी गीली रहें और एकदम ऊपर से उसका तह सूखता नहीं है, तो उसका बहुत वेट लॉस नहीं होता, तो वो सब्जी आपकी मार्केट वैल्यू उसकी रहती है। इसमें थोड़ा सा बताइए कैसे कमरा बनाया जाता है और उसमें जो इंश्योर कैसे करते हैं कि जो ह्यूमिडिटी है, जो कमरे के भीतर आर्द्रता रहनी है, वो एक निश्चित लेवल पे बनी रहे, ये किस तरह से करते हैं? अब जहाँ से नींव जो होती है वो किसी भी और कमरे जैसी है, जैसे नॉर्मल कमरे की नींव है वैसे ही उसने नींव डालनी है। उसके बाद जब कमरा आप नींव के बाद ऊपर चढ़ाते हो दीवारें, तो हर तरफ 2-2 दीवारें हैं, मतलब डबल वॉल्ड है, दोनों 1-1 इंच, मतलब 1-1 ईंट की चौड़ाई की 1-1 दीवार है। तो 2 दीवारें ऊपर की तरफ चढ़ा के उनके बीच में जो गैप है, जो पैकिंग जो गैप है वो भी 4.5 इंच का है, 1 ईंट का, तो उसके अंदर रेत भरनी है। रेत, ये जो रेत है ये सैंड, रेत, ये मिट्टी नहीं है, इट इज़ रेत, जिसमें अब पानी थोड़ा थोड़ा बाहर चला जाता है, जो पानी रिटेन नहीं करती और अलाउ करती पानी को जाने के, ये रेत है, मिट्टी नहीं। और जो मतलब रिवर बेड से या जहाँ से वो रेत मिलती, वो रेत नदी के किनारे जो रेत है वो वाली रेत है, और जी कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होती है रेत, बजरी और मकान बनाने में जो यूज़ होती है वो वाली रेत। और दूसरा, अगर रेत ना हो आपके पास तो ऐसा स्ट्रक्चर नागपुर में बना है जिसमें उन्होंने ईंटों की रोड़ी, टूटी हुई ईंट, बारीक तोड़ के ईंट रोड़ी वो यूज़ करी है, तो वो यूज़ करके भी ये कमरा बनाया जा सकता है। और दीवार 10 फीट तक चढ़ा देनी है, बाहर की जो दीवार है वो 1 ईंट ऊपर रहेगी और छत जो है वो बाहर की दीवार पे होगी। छत जब बनाते हैं उसमें एक मड फस्का की पहले इंसुलेशन दी होती है, मड फस्का की लेयर, उसके ऊपर ये छत बनती है, तो उससे थोड़ा सा हीट कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि हम उसके ऊपर एक, जैसे किसान स्प्रिंकलर लगा देता है, घास में लगे होते हैं जिससे पानी सारी जगह जाता है, तो थोड़ा सा पानी वो छत पे अगर छिड़क दे या वो स्प्रिंकलर लगा दे, क्योंकि ओवरहेड टैंक वहीं पे पड़ा हुआ है साथ ही में छत पे, तो उससे एक स्प्रिंकलर लगा के छत पे थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहे, तो वहाँ से भी एक इवेपोरेशन होता रहेगा पानी का, और वो तय जो छत की है वो ठंडी होती रहेगी। और अंदर की दीवार 1 ईंट कम होगी और रेत वहाँ तक भरी होगी हर तरफ। अब इस रेत के ऊपर एक पानी की पाइपलाइन है जो ऊपर ओवरहेड टैंक के साथ कनेक्टेड है एक वाल्व से, तो उस पानी की पाइप, वो ड्रिप इरिगेशन की पाइपलाइन है, उसके अंदर वैसे ही एमिटर्स लगे होते हैं जो हम ड्रिप इरिगेशन में यूज़ करते हैं, उसमें आप रेट कंट्रोल कर सकते हो। तो उसमें धीरे धीरे पानी छोड़ना है, वो थोड़ा सा खोल देना है हर एमिटर को, एक तरफ लगभग 5 एमिटर, तो 10 फीट में 5 एमिटर, तो ऐसे 20 एमिटर टोटल चाहिए आपको। तो पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है तो रेत अंदर तक, नीचे तक गीली हो जाती है, पानी इतना भी नहीं छोड़ते कि बाहर निकल जाए कमरे से। और ये ईंटों की, दोनों दीवारें ईंट की बनी हुई हैं, लेकिन प्लस्तर नहीं है, ना अंदर ना बाहर। ऐसा क्यों है कि वो दीवारें पे प्लास्टर नहीं करते हैं? अगर उन पे प्लस्तर होगा तो पानी सूखेगा नहीं। जैसे घड़ा होता है, घड़े में से पानी जब सूखता है, तो हम प्रिंसिपल जानते हैं फिजिक्स का, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो जब पानी सूखता है, जब इवेपोरेट होता है तो कूलिंग होती है, बिकॉज वो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की हीट चाहिए, वो हीट पानी से लेता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्लस्तर हो जाएगा तो पानी सूखना बंद हो जाएगा, तो कूलिंग नहीं होगी। प्लस्तर नहीं है ईंटों पे, और जब धूप पड़ती है जो रेत गीली होती है उसकी वजह से अंदर और बाहर की दोनों दीवारें गीली हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी, जिसको हम सलाबा कहते हैं। नॉर्मली लोगों को अच्छा नहीं, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण, यस, इवेपोरेशन हो जाता है। तो जो बाहर ईंटें हैं वो ठंडी हो जाती है, बिकॉज वाष्पीकरण, अंदरूनी हिस्सा उसका ठंडा हो जाता है, बाहर से वो ऑपरेशन होता रहता है, यस, वाष्पीकरण होता है। हाँ, थ्रू आउट ठंडक होती है ना, ठंडक अंदर तक पहुंच जाती है ईंटों के थ्रू।
और जो अंदर की ईंट गीली होती है उसकी वजह से अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जिसको आर्द्रता कहते हैं, वो बढ़ जाती है। गीली दीवारों में आप रहोगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर इसकी ह्यूमिडिटी, वजह से सब्जियों की जो शेल्फ लाइफ है जो वो हाँ, सब्जी को जो चाहिए वो यही चाहिए कि टेम्परेचर लो एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे सब्जी को गीली नहीं कर रहे, सिर्फ क्रेट्स में आप सब्जी अंदर रख दो, बट अंदर ह्यूमिडिटी लगभग 85 to 95%, मतलब 90 to 95% थ्रू आउट द ईयर रहता है। एक तो ये हो गया। क्या ह्यूमिडिटी इंश्योर करने के लिए ऐसे कुछ उपकरण हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसान अपने आप देख ले कि ह्यूमिडिटी इसकी लट से 90% मेंटेन करनी है, 90% इसकी आर्द्रता हो, तो ये बात वो कैसे निश्चित कर सकते हैं? क्या पता कि यस, छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आजकल, तो बाज़ार में आम मिलते हैं। उसमें एक टेम्परेचर की वैल्यू आती है और एक ह्यूमिडिटी। तो अब ऐसा एक कमरे में लटका दो तो आपको उस कमरे की ह्यूमिडिटी, इवन घरों में लोगों ने आजकल रखे हुए हैं, तो आप या फिर हॉट एंड वेट बल्ब थर्मामीटर रखो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा ले एक फार्मर, उसमें ह्यूमिडिटी की वैल्यू भी आ जाएगी और टेम्परेचर। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, अगर जैसे आपने ये बताया कि फलों और सब्जियों के लिए तो ये आपने बता दिया, कुछ ऐसा भी है कि इस कमरे की डिज़ाइन में कुछ फ़र्क करके, कुछ बदलाव करने के बाद, या जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, पानी को जो छिड़क रहे हैं उसको रोक दें अगर समय के लिए, तो दूसरी सब्जियों के लिए भी ये काम आ सके, मसलन मशरूम के लिए आ सके, प्याज के लिए आ सके, लहसुन के लिए आ सके, यही कमरा काम ऐसा संभव है? हाँ, ये जो हमने स्टडी करी थी सिफेट में, लुधियाना में, उसमें मशरूम के लिए भी ग्रो करने के लिए एक सीज़न पहले ग्रो करने के लिए ट्राई किया था, क्योंकि उसमें भी ह्यूमिडिटी चाहिए, तो ये पॉसिबल था, मतलब उसमें ग्रो किया जा सकता है। बाकी जिन सब्जियों को जैसे प्याज, लहसुन, इनको ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, तो इसमें आप पानी की रोक दो, पानी मत डालो। हाँ, पानी मत डालो, तो थोड़ा सा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा कम नहीं, जब पानी चलता होता है तो टेम्परेचर बाहर से कम 10-12 डिग्री कम हो जाता है। के तापमान में और अंदर के तापमान में 10 से 12 डिग्री का अंतर हो जाता है अगर पानी चलता है और ह्यूमिडिटी हो जाती है 90%, 95%, तो ये सूटेबल है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए पानी, आप पानी बंद कर दो, तो ह्यूमिडिटी वैसे ही आ जाएगी जैसे बाहर की है। इसमें साइड की दीवारों में 2 खिड़कियाँ भी हैं छोटी छोटी, तो रात की जो टेम्परेचर है बाहर का ठंडा होता है, नाइट एयर जिसको कहते हैं, नाइट एयर वेंटिलेशन, तो आप चाहो तो 2 खिड़कियाँ खोल दो रात को, सो दैट बाहर की हवा आपकी अंदर मतलब मेंटेन हो जाए, दोनों सेम हो जाए। अच्छा, एक ये बात मैं आपसे और दोबारा जानना चाहूँगा कि किन क्षेत्रों में, किन इलाकों में, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है ना, इन इलाकों में ये किसान लगा सकते हैं, ये प्रयोग कर सकते हैं? जहाँ पे गर्मी बहुत हाई एंड ह्यूमिडिटी बहुत कम, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, जैसे पंजाब में, एमपी में, नागपुर में भी ये संतरों के लिए बना हुआ है, राजस्थान में, जहाँ पे इस तरह का है, बहुत जहाँ बहुत कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे सूटेबल। समुद्र के किनारे जो इलाके हैं वहाँ पे ये काम नहीं करेगा कमरा, आप बनाओ भी तो काम नहीं करेगा। तो ये इन प्रयोगों से जो सब्जियों और फलों की जो शेल्फ लाइफ है वो कितने गुना बढ़ जाती है? 1.5 से 2 गुना, 1.5 गुना आप लेके चलो कि शेल्फ लाइफ दिन के हिसाब से। अगर वहाँ 10 दिन रह सकता है तो यहाँ 15 दिन से 20 दिन रह सकते हैं। अगर बाहर उतने दिन रहे तो उससे 1.5 गुना अंदर रह सकते हैं। तो किसान बहनों और भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी ने आपको दी है, जिसकी वजह से अगर आप इनकी बातों को मानें और अपना कोई एक कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहें जो बहुत सस्ता, लगभग 50,000 रुपये में आप खुद बना सकते हैं, चाहें तो बैंक से ऋण भी ले सकते हैं, और इस तरह से अपने उपज की, अपने उत्पाद की, जो ख़ासतौर पर फलों और सब्जियों के लिए शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से बाज़ार में अपना दखल बनाए रख सकते हैं। तब बेचिए जब बाज़ार आपके अनुकूल हो। आप दूरदर्शन के स्टूडियो आई डॉक्टर संगीता चोपड़ा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों बहनों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ।
आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आज का हमारा साथ यहीं तक था। आपसे अनुमति चाहूंगी इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कृषि की ढेर सारी खबरों और जानकारियों के साथ। शिल्पा भावना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।